टाइम इस तरफ एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे ऐसा कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता चलती है कि टाइम जीरो पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हमने इसको ऐसे कर दिया, ग्राफ ऐसे बना लिया। इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया a, इस वाले पॉइंट को बोल दिया b, तो जब टाइम 0 सेकंड है, जब टाइम 0 सेकंड है तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी ऑब्जेक्ट की, u। समझ गए भाई। टाइम तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना एक्स एक्सिस पर, तो जब मैं टाइम को 0 बोलूँगा तो 0 का मतलब क्या है कि उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है, यानी कि उस टाइम वाई एक्सिस पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, a, ठीक है। तो 0 से o तक वाली जो लेंथ है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक समझ गए, क्लियर है? दोबारा देखिए, हमने ये कहा कि जब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि टाइम जब 0 है, और 0 टाइम, ऐसे तो 0 टाइम कभी आता नहीं। आप ये कहेंगे कि अभी तो 7:15 बज रहे हैं तो अभी कोई ये 0 टाइम है, तो 0 टाइम कैसे आएगा? 0 टाइम ऐसे आएगा कि जिस टाइम आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, जिस टाइम आप मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, वही आपके लिए टाइम 0 है, ठीक है। मान लीजिए 7:30 बजे आप ये कहेंगे कि मैं तो घर के बाहर वाली रोड के पास खड़ा हो जाऊंगा और मैं वहाँ पर खड़ा होकर ये देखूंगा कि कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, कितने व्हीकल्स जा रहे हैं। तो अब वही आपके लिए टाइम t = 0 हो गया, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ये टाइम t = 0 है, तो टाइम अगर 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, a, है ना। तो 0 से a तक का जो ये गैप है, ये जो लेंथ है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि मैं वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, टाइम धीरे धीरे बीतता गया और वेलोसिटी धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बढ़ती चली गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे यहाँ से नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करेंगे और हम ये कहेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को, t। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई कार या स्कूटर, कुछ भी हो सकता है। अब तो इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैंने बोला कि ये पूरी वेलोसिटी हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब क्या करिए कि a से भी a का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पर, इस लाइन में o a b, इसको हम बोल देंगे C और इस पॉइंट को बोल देंगे D, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ लिखेंगे अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने ना बायो स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो मैंने आज बायो स्टार्ट इस वजह से नहीं करा क्योंकि आज में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास से बायो कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है। शायद तुम्हारा 19th को है, 19th को है। अच्छा, तुम्हारा 12th को है, तो 12th तो यही है 2 दिन बाद, कर ली तैयारी, ठीक है। कौन सा करवाना था तुम्हारा इम्प्रूवमेंट? तुम्हारे यहाँ कौन सा आ रहा है? अच्छा, उसमें ये आ रहा होगा चैप्टर, ठीक है। और केमिस्ट्री में कौन सा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? हाँ हाँ, तो बायो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वही आ रहा है, वही करना है तुम्हारा। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स बता सकते। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर बाकी बच्चे भी बता देना कब आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो बायो में फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करवाऊंगा सर, वही आ रहा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे, we know that
acceleration we know that acceleration is defined as a is equal to slope of velocity time graph. Acceleration is defined as slope of velocity time graph. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम जानते हैं ना, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है ए से बी तक। तो ए और बी की हेल्प से आपको क्या करना होगा, आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना होगा। तो आपने क्या करा, ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच ली और बी से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो भी ग्राफ दे रखा होता है उसके एक पॉइंट से, जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो फाइनल पॉइंट है वहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्राइंगल बन जाता है राइट ट्राइंगल। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ जी, ये वो मोशन की इक्वेशन के प्रूफ लिखा है। हाँ, सर ये हम कर चुके हैं एक बार। ग्राफिकल मोशन से। हाँ। तो ये शायद तब की बात होगी जब तुम लोगों ने ज्वाइन करा था। नहीं सर, ये 27 अप्रैल के बाद की बात है। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, पर 27 चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करा देता हूँ, ठीक। तो ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी और ए इज इक्वल टू, अब इस बी सी को क्या बोलेंगे, ये बी सी जो लेंथ है ये कैसे निकलेगी, आप बी डी में से सी डी सब्ट्रैक्ट कर दो तो बी सी आ जाएगी। तो बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी। ए सी, ये ए सी क्या है, ए सी को आप ओ डी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, और बी डी क्या है, ये बी से लेकर डी तक वाली जो पूरी लेंथ है ये क्या है, बी। बी माइनस सी डी क्या है, ये सी से डी तक वाली इतनी सी लेंथ, ये क्या है, यू। तो बी माइनस यू अपॉन ओ से डी तक की लेंथ क्या है, स्मॉल डी। स्मॉल टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू। माइनस यू को इधर ले आओ तो प्लस यू, यू प्लस ए टी इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ, समझ गए, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन देखिए, हाँ जी बोलिए, अभी बता। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में हम ये जानते हैं कि शुरुआत में हमको क्या लेकर चलना है, हमको एक्सेलरेशन लेकर चलना है। तो एक्सेलरेशन को अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, बस ए से बी तक वाली लेंथ। तो हमने क्या करा कि ए से, जो इसका इनिशियल पॉइंट है, ए से तो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली और बी से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो दोनों यहाँ पर जहाँ मीट करेंगे वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करा कि मेरे को स्लोप निकालना है ए बी का, यानी कि मुझे ये चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए सी। तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब ये जो बी सी है ये कैसे निकलेगा, बी डी में से सी डी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बी सी क्या हो गया, बी डी माइनस सी डी अपॉन ये जो ए सी है, इस ए सी को चाहे आप ओ डी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इसी तरीके से मैंने ए सी की जगह, जो नीचे ए सी लिखा हुआ था इसकी जगह मैंने ओ डी लिख दिया। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब बी डी माइनस सी डी क्या है, तो बी डी देखिए, बी से लेकर डी तक वाली लेंथ ये क्या है कि टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी थी पूरी v, यानी कि बी डी। तो बी डी की जगह मैंने लिख दिया v, और सी डी कितना है, ये सी डी कितना है, u के बराबर है ना। तो इसकी जगह मैंने u लिख दिया।
और अपॉन OD कितना है T, O से लेकर D तक लेंथ कितनी है T है, V माइनस यू अपॉन T, T को इधर ले गए तो AT हो गया, AT इज इक्वल टू V माइनस यू को इधर ले गए तो U प्लस AT इज इक्वल टू V पलट कर दीजिए, अब इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिखिएगा, we know that displacement is calculated as S is equal to area under वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके नीचे का एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कैसे निकलेगा, आप ये देखेंगे कि AB के नीचे का एरिया, तो एक तो राइट ट्रायंगल बन रहा BC है और एक बन रहा रेक्टेंगल ACDO, ठीक है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA प्लस एरिया ऑफ OACD का एरिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, ट्रायंगल BCA क्या है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AC इंटू BC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AC इंटू BC प्लस एरिया ऑफ OACD, तो ये क्या है OACD, इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि OD इंटू OA, दिस इज इक्वल टू हाफ AC इंटू BC। अब AC देखिएगा क्या है, AC ये पूरी लेंथ कितनी है T, तो यहाँ लिख दीजिए T, ठीक है। और BC ये BC कितना है, BC हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, BC क्या था, पूरा ये V है और यहाँ से यहाँ तक और सब्ट्रैक्ट कर दो तो V माइनस यू, तो BC की जगह आ जाएगा V माइनस यू, अभी लिखूंगा बस अगले स्टेप में, ठीक। अब आप देखिए OD इंटू OA, तो OD कितना है T और OA कितना है U, तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू V माइनस यू। हाँ जी, V माइनस यू क्या है, 80 है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने देखा V माइनस यू की वैल्यू 80 है, और T इंटू यू क्या हो गया, TU लिख दो या UT लिख दो, एक ही बात है, UT प्लस हाफ 80 इंटू T, 80 स्क्वायर, यहाँ साइड में लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 V माइनस यू इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1 से आपने कहा कि V माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 80 के बराबर, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें लिखें अगेन ये लिखना है डिस्प्लेसमेंट वाला,
we know that displacement is calculated as S is equal to area under velocity time graph. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये कैसे निकलेगा देखिएगा कि अब इससे पहले भी मैंने एरिया ही निकाला था, तो हमने क्या करा था कि एक तो ट्रायंगल ले लिया था और एक ले लिया था रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल और रेक्टेंगल ना लेकर इसको पूरे को ट्रेपेजियम बोल देते हैं। ठीक है ना भाई, है तो ये ट्रेपेजियम ही ना, दिखाई दे रहा है कि ये वाली साइड OA और ये वाली साइड BD, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और OABD ये एक 4 साइडेड फिगर है, और 4 साइडेड फिगर में अगर 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी की दोनों साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं तो उसको ट्रेपेजियम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। हाँ जी, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे? हाफ इंटू the sum of parallel sides into distance between them. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 11 नहीं है, पैरेलल है भाई, ये पैरेलल लाइन को ऐसे बनाते हैं। कभी कहोगे ट्रेपेजियम पे 11 साइड्स कहाँ से आ गई, उसमें तो 4 ही होती है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो क्या है, पैरेलल साइड OA और BD, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो OA और BD इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, OD। हाफ मल्टीप्लाइड बाई OA क्या है, OA है U प्लस ये पूरी लेंथ BD क्या है, V मल्टीप्लाइड बाई ये OD कितना है, OD है स्मॉल t। ठीक है, अब जो ये U प्लस V है इसको क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाई, इसको पलट कर लिख दो V प्लस U, और जो स्मॉल t है इसको क्या लिखेंगे, V माइनस U अपॉन A। यहाँ लिख देना from equation 1 V minus U is equal to 80। ठीक है, A को इधर ले आओ, V minus U upon A is equal to T। V minus U upon A is equal to T। तो टाइम क्या हो गया, V minus U upon A, तो इसलिए मैंने टाइम की जगह V minus U upon A लिख दिया। ठीक है, अब ये U प्लस V को पलट कर V प्लस U इस वजह से लिखा था ताकि A प्लस V इंटू A माइनस B क्या बन जाए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये वाला पोर्शन मिटा लो इधर से। S is equal to half B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। अब ये 2 इंटू A है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू A, ये 2A इधर आ जाएगा, S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 2AS इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। माइनस U स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, U स्क्वायर प्लस 2AS इज इक्वल टू B स्क्वायर। यही थर्ड इक्वेशन होती है। It implies that B square is equal to U square plus 2AS। ठीक है, तो ये हमारे तीनों इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर सकते थे।
अगर वो करते ना तो ये आपका प्रूव नहीं हो पाता, एस वाला वैल्यू जो है ना प्रॉपर आ नहीं पाता। सब बात तो एक ही है। मैं बताता हूँ क्या आता है। अगर यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेते हैं ना सेकंड वाली इक्वेशन में, तो मेरे को AC इंटू BC जो मिला है, AC इंटू BC मेरे को क्या मिल गया, T इंटू B माइनस U। तो यहाँ से मेरे को AT स्क्वायर मिल गया। वो AT स्क्वायर मेरे को अगर मैं पैरेलल इसका ट्रेपेजियम का एरिया लेता ना सीधे सीधे, तो मेरे को ये वाली टर्म ना मिलती। ठीक है, बनानी पड़ती घुमा फिरा कर। तो ज़्यादा आसान ये है कि सेकंड इक्वेशन में भी एरिया निकालना है और थर्ड में भी एरिया निकालना है। सेकंड में लगाओ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल और थर्ड में लगाओ सीधा ट्रेपेजियम। सर तो आता है अगर कि थर्ड इक्वेशन को प्रूव करो ऐसे क्या, मैं तो उससे पहले सेकंड को प्रूव करके दिखाऊंगा। नहीं, आप सीधा थर्ड करें ना। तो मेरे अगर सिर्फ वो थर्ड टर्म सेम है नहीं। ना ना ना, अगर थर्ड करनी है, देखो थर्ड में इसका क्या रोल है, सेकंड का कुछ भी नहीं। आपने कहा नहीं वो आइडियल AT का स्क्वायर। वो तो सेकंड इक्वेशन मेरे को प्रूव करनी थी, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये हाफ AT स्क्वायर सेकंड इक्वेशन में तो आता है, थर्ड में तो आता नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेकंड निकालनी है तो उसमें ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया करके करो। ठीक है ना। और इसमें आप ये देखो, इसमें कहाँ पर आ रहा है AT स्क्वायर, नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ T आ रहा था। उस T को मैंने चेंज कर दिया V माइनस U अपॉन A में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो ये आसान रहेगा। सभी को क्लियर है तीनों डेरिवेशन इसके? हाँ ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। अरे आप में से किसी का पेन तो नहीं छूट गया था यहाँ? यही रखा होगा किसका। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखिए मेरा बॉडी और एन ऑब्जेक्ट body or an object moves in a circle, it is called circular motion. Moves in a circle, it is called circular motion. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे when a body or object moves along a circular path when a body or an object moves along a circular path along a circular path, then its direction of motion or direction of speed then its direction of motion or direction of speed keeps changing continuously.
Since the velocity changes, due to continuous change in direction, therefore the motion along the circular path is said to be accelerated. Therefore the motion along the circular path is said to be accelerated. तो एक्सेलरेशन में सिर्फ स्पीड का बढ़ना या स्पीड का कम होना वही शामिल नहीं होता। ये वही चीज़ है जो हमने कल भी डिस्कस करी थी कि अगर लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसा कि हमें मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो सर्कुलर पाथ में लगातार ट्रैवल कर रही है तो लगातार उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जब लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज होना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, अगला लिखेंगे when a body moves in a circular path when a body moves in a circular path with uniform speed or constant speed, uniform speed or constant speed, its motion is called uniform circular motion. Its motion is called uniform circular motion. याद रहे कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट होती ही नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती है। तो वो स्पीड अगर सेम है कि मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से वो गोल 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 घूमता जा रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि डायरेक्शन उसकी बार बार चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, सर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक
cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. Once every 2 minutes, full stop. If the radius of the circular track is 105 meters, if the radius of the circular track is 105 meters, comma, calculate his speed. Calculate his speed. Given pi is equal to 22/7. वैसे भी सब लोग जानते ही हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होती है. A cyclist goes around the circular track once every 2 minutes. तो टाइम टेकन इज 2 मिनट्स. इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए. 2 × 60 120 सेकेंड्स. ये हो गया. रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर. सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है r, वो 105 मीटर दे रखा है. ठीक है. कैलकुलेट हिज स्पीड. ठीक. तो आ रहा हूँ. स्प्रिंग लगा हुआ है कुछ गर्दन में, एकदम पीछे घूमते हो. अच्छा, तो वो उन्होंने बोला कि 2 मिनट में वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है साइकिलिस्ट. इसका मतलब पूरे एक राउंड का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करा तो वो घूम फिर कर वापस इसी पॉइंट पर आ गया. ठीक. तो 1 राउंड
मीन्स distance covered is equal to circumference ठीक है। तो ये क्या हो गया 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 105 660 meters. 44 into 15 15 4 the 60 6 carry 15 4 the 60 और 6 66 660 मीटर। वो कह रहे हैं उसकी स्पीड निकालो, वेलोसिटी तो वैसे भी नहीं निकाल सकते है ना, स्पीड निकालो। हाँ So velocity तो zero हो जाएगा. हाँ अरे ये सबको समझ में आ गया वेलोसिटी जीरो क्यों होगी, क्यों? So क्योंकि displacement zero होगा. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम फिर कर यहाँ आ गया, तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 660 मीटर और टाइम कितना है 120 सेकेंड। जीरो से जीरो कट गया 5.5 meters. कितना, Sir 5.5 meter per second. बताइए सभी को क्लियर है? फिर अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 होगी तो आंसर रहेगा सेम एक क्वेश्चन नोट कीजिए और करके दिखाइए अभी। आप लोग प्रिपेयर रहना, अगला टेस्ट इसी का लूंगा मोशन का। जल्दी ले लूँगा। देखिए a body starting from rest travels with uniform acceleration body starting from rest travels with uniform acceleration full stop if it travels 100 meter if it travels 100 meter in 5 seconds comma what is the value of acceleration? What is दोबारा बोलो क्या? हाँ करके दिखाइए भाई, आप लोग करेंगे इसको। What is the value of acceleration? बताइए।